CSCS तेजिल कटार एवं लॉट्स ऑफ एनर्जी। लेट मी स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो कि होगा एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008 इज समथिंग कि जो बच्चा छोड़ के जाता है, मैंने देखा है कई बार, बट देखो सीए फाउंडेशन का जो न्यू सिलेबस है उसमें बहुत छोटा कर दिया है। हार्डली 17 सेक्शंस आपके लिए है। 17 सेक्शंस में से भी 2-4 सेक्शंस तो है भी नहीं, और 2-4 सेक्शंस कुछ इररिलेवेंट जैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो गिने चुने कुछ सेक्शंस है, उसके बाद अगर आप इस बार छोड़ के जाते हो तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा कि देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट फेल हो जाता है 38 पे आउट ऑफ 40, या कई बार स्टूडेंट फेल हो जाता है 198 आउट ऑफ 200। तो या ऐसे मतलब आउट ऑफ 400। तो ये जो चीजें होती है ना कि यार एग्जैक्ट जो आपको जितना मार्क्स चाहिए होता है उससे 1-2 मार्क्स कम हो जाता है। क्या पता ये सवाल वही आप लोगों के लिए, ये सवाल वैसा ही सवाल हो जिसकी वजह से आप इस पार या तो उस पार हो जाए। तो इसलिए आई एम ट्राइंग कि आधे घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर मैं ये पूरा आपको यूनिट जो है या ये पूरा चैप्टर जो है पूरा एक्ट रिवाइज कराऊंगी। मैक्सिमम 17 सेक्शंस है, तो कोई भी बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं करना, पूरे फोकस के साथ समझो कि ये पूरा जो यूनिट है वो क्या बात करता है, या पूरा चैप्टर जो है वो क्या बात करता है। सबसे पहले तो ये जो एलएलपी एक्ट है आया कब था? बिल असेंट हुआ था 12th ऑफ दिसंबर 2008। उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया, असेंट किया था 7th ऑफ जनवरी, एंड नोटिफाई हुआ था 9th ऑफ जनवरी। इसके अलावा जो शेड्यूल्स है 1 2 3 4 4 शेड्यूल्स होते हैं। 4 शेड्यूल्स में रिस्पेक्टिव चीजें दी गई है। जैसे पहले शेड्यूल में दिया है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी। दूसरे में दिया है, दूसरा थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कन्वर्जन से रिलेटेड है, मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका कन्वर्जन इनटू एलएलपी, देन प्राइवेट लिमिटेड का एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। लिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन एलएलपी में नहीं हो सकता है, इसके लिए उसके शेड्यूल्स नहीं है। बट यस, ये 4 शेड्यूल्स है जिसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम लोग को मैक्स टू मैक्स 17 सेक्शंस तक जाना है, जिसमें से 5th एंड 6th इज रिलेटेड टू पार्टनर्स। 7th जो सेक्शन है वो जो कि रिलेटेड है डेजिग्नेटेड पार्टनर से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। एंड देन 11 टू 17 इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, उसमें से भी अगर 11 12 13 बात करूं तो वो इनकॉर्पोरेशन के हैं। एंड देन 15 16 17 की अगर मैं बात करती हूँ, जो नेक्स्ट 3 सेक्शंस, जो आखिरी 3 सेक्शंस है वो रिलेटेड टू नेम ऑफ एलएलपी से रिलेटेड है। तो ये आपका पूरा सिनारियो हो गया कि आपको एलएलपी एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, जिसमें से आपको पढ़ने सिर्फ सेक्शंस है, आपको शेड्यूल्स है नहीं एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा कुछ डिटेल में, तो सिर्फ सेक्शन पे फोकस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करूंगी सेक्शन नंबर 5 से। जिस तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ उसी सीक्वेंस में मैंने रिवीजन भी रिकॉर्ड किया है। देखो जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं उनको पता है मेरा रिवीजन का तरीका क्या है। या एलएलपी एक्ट तो मैंने कई बार रिवाइज भी करवाया विद इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स, हम लोग 5-10 मिनट्स में हम पूरा एलएलपी एक्ट रिवाइज करते थे। आई एम ट्राइंग कि थोड़ा डिटेल रिवीजन हो, इसलिए शायद आधा घंटा लगेगा। बट हाँ, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी है और पहली बार वीडियो भी देख रहे होंगे उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ मैंने अजूबा नहीं आप लोगों के सामने लाया, मैं मॉड्यूल से ही रिवाइज कराऊंगी, एंड अलॉन्ग विद दैट जो पेयर एक्ट है उससे मैं रिवाइज कराती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 5। क्यों सेक्शन नंबर 5? क्योंकि मैंने आपको बताया था एलएलपी को फॉर्म करने के लिए कौन चाहिए? 2 पार्टनर्स चाहिए। अब ये जो 2 पार्टनर्स है ये कौन हो सकते हैं? तो ये 2 पार्टनर्स पे एक तो होगा इंडिविजुअल या तो होगा बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। वहां पर शब्द लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स चाहिए। 2 पार्टनर में सबसे पहले तो लिखा हुआ है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल मतलब होता है नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल मतलब कौन है? नेचुरल पर्सन की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, एंड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कौन कौन आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी भी आ सकता है, कई बार कोई एलएलपी भी आ सकता है, कई बार जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म्स होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इज समथिंग कि जिसके पास बेसिक फीचर्स जो है परपेचुअल सक्सेशन या सेपरेट लीगल एंटिटी, वो जो बेसिक फीचर्स है वो सारे रहेंगे, वो होता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। एंड इंडिविजुअल मतलब क्या? नेचुरल पर्सन। तो अंडरस्टैंड, क्या कोई इंडिविजुअल यानी कि ए, कोई बंदा है जो कि ए है, ये बंदा एंड अलोंग विद दैट ये बंदे के साथ कोई ए लिमिटेड होगा, कंपनी होगी, तो क्या ये दोनों मिलकर एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अलोंग विद दैट ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, क्या वो और जो भी ए बंदा है क्या वो फॉर्म कर सकते हैं एलएलपी? द आंसर इज यस। क्या जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की वजह ए एलएलपी हो गया, मतलब क्या ए लिमिटेड एंड ए एलएलपी
क्या ये दोनों मिलकर एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो ये बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो, बट बिफोर आई गो अहेड विद द परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस। तो सबसे पहले तो कोई भी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल तो समझ गया, दूसरा होता है बॉडी कॉर्पोरेट। तो पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन समझो। ये जो डेफिनेशन है इसमें उन्होंने लिखा है, ये 1956 के हिसाब से उन्होंने लिखा है, सेक्शन नंबर 3। बट आप लोग के नए सिलेबस में या मॉड्यूल में भी अगर आप देखते हो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, तो आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के हिसाब से जो कंपनीज होती है वो आती है बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में। सो लेट मी जस्ट गो अहेड विद द, कहाँ पे है आपका सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2। यस, ये है आपके सारे सेक्शन नंबर 2 के डेफिनेशंस। तो सबसे पहले तो समझो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशंस में क्या क्या लिखा हुआ है। जो भी क्लॉज 20 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो कंपनी आती है, मतलब इंडियन कंपनी, जो भी मतलब बेसिकली नॉट इंडियन कंपनी, यू कैन से जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इन दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, वो सारी कंपनीज, इट कुड बी इंडियन कंपनी, इट कुड बी फॉरेन कंपनी, फर्क नहीं पड़ता। अलॉन्ग विद दैट, मतलब ही क्या लिखा है देखो, अलॉन्ग विद दैट एंड इंक्लूड्स कौन कौन है, इंडियन एलएलपी इंक्लूड है, उसके अलावा फॉरेन एलएलपी इंक्लूड है एंड फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड है। सो मैंने आप लोगों से लिखवाया था इसके साइड पे इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी एंड फॉरेन कंपनी। अब ये एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना इंडियन एलएलपी फॉरेन एलएलपी, एग्जाम में वैसा नहीं लिख रहा है। एग्जाम में क्या लिख के आओगे, पूरा ये लिख के आओगे रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और आउटसाइड इंडिया, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो कंपनी है वो, यानी कि इंडियन कंपनी, अलोंग विद दैट जो एलएलपी है, इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, ये सब लोग इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली आपको ये समझना है, कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी, फिर चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एलएलपी, फिर चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरेन एलएलपी हो या इंडियन एलएलपी हो, फर्क नहीं पड़ता। फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, फर्क नहीं पड़ता, या नेचुरल पर्सन। अब इन लोगों में कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके कोई भी एलएलपी फॉर्म कर सकता है। मैंने कहा एलएलपी फॉर्म हो सकता है। तो फॉरेन एलएलपी फॉरेन कंपनी एलएलपी फॉर्म होगा, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी फॉर्म होगा, इंडियन कंपनी फॉरेन एलएलपी फॉर्म होगा, इंडियन एलएलपी एंड फॉरेन एलएलपी या फॉरेन कंपनी फॉर्म होगा, कोई इंडिविजुअल और इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म होगा। तो एलएलपी किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकता है। हाउएवर इसमें कौन लोग, बॉडी कॉर्पोरेट में किसे हटा दिया गया, कॉर्पोरेशन सोल को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एंड कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो भी सीजी बताएगा, इनको हटा दिया है। ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। सो बेसिकली कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, भले ही वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंडियन कंपनी मिलकर एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते, ये दिमाग में डाल देना। सो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजी नोटिफाई करेगा उनको हटाना है। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के, जो पार्टनरशिप फर्म होगी, वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में एज अ पार्टनर नहीं आ पाएगी। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का एक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशंस में आते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के केस में नहीं होता। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम, एंड दैट्स व्हाई पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर नहीं आ पाएगा इन एलएलपी। ये याद रखना, वरना दिक्कत होगी। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एलएलपी में पार्टनर में कोई पार्टनरशिप फर्म एंड कोई इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। द आंसर इज नो, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म नहीं आ पाएगी एज अ पार्टनर, बिकॉज वो ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है और ना ही इंडिविजुअल है। बेसिक पहले तो ये समझ लो। तो आप ये समझना है सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से कौन आप पार्टनर्स हो सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा, इंडियन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी। बट कौन छोड़ोगे, कॉर्पोरेशन सोल छोड़ दोगे, उसके अलावा सोल कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज और सीजी ने जो भी नोटिफाई करे होंगे वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये तो हो गया कि कौन आएगा बॉडी कॉर्पोरेट में और कौन नहीं आएगा। बट इंडिविजुअल के लिए भी उन्होंने प्रोवाइडेड दैट डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट एलएलपी में कौन लोग नहीं आएंगे एज अ इंडिविजुअल। पहला तो जो भी बंदा अनसाउंड माइंड है, बट ये अनसाउंड माइंड कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए, मैं तो पागल बोल के नहीं चलेगा, कोर्ट ने बोलना चाहिए कि ये अनसाउंड है, इसके लिए उसको हटा देना। उसके साथ साथ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को एंड जिसका भी एप्लीकेशन एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। पॉइंट नंबर बी और सी का फर्क मैंने मेन लेक्चर में बताया है, वापस रिपीट नहीं करूंगी, बस ये समझना है कि कोई भी इंडिविजुअल होगा,
तो वो एलएलपी फॉर्म कर सकता है, लेकिन कब नहीं करेगा, या तो वो अनसाउंड है, या तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या तो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है बट द एप्लीकेशन इज पेंडिंग। ये 3 कैटेगरी के लोग जो इंडिविजुअल्स है वो नहीं कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन नहीं करेगा, कॉर्पोरेशन सोल, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या सीजी ने जो भी नोटिफाई करे होंगे, तो ये लोग नहीं करेंगे। अदर देन दैट कोई भी इंडिविजुअल या तो बॉडी कॉर्पोरेट एज अ पार्टनर बनेगा। ये कहा लिखा है सेक्शन नंबर 5। तो उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 6 की। सेक्शन नंबर 6 के 1 एंड 2 में लिखा हुआ है, 1 बात करता है मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए, कोई भी एलएलपी के लिए मिनिमम 2 चाहिए। लेकिन अगर 2 से ज्यादा अगर पार्टनर्स है, आप 2 पार्टनर्स है लेकिन 6 महीने से ज्यादा का टाइम जा चुका है और एक अकेला बंदा ही पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी है वो चला रहा है, मतलब क्या हुआ, 2 पार्टनर्स है, सपोज मान लो ये 2 पार्टनर्स है, अज्यूम करो कि ये ए है ये बी है, ठीक है, ए बी। अब क्या हुआ, ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो बी जो है, बी अकेले ही पूरा एलएलपी मतलब पूरा एलएलपी को चला रहे हैं। तो जब बी एलएलपी को चला रहे हैं, 6 महीने हो गए, वो सिर्फ अकेली पार्टनर है, कोई भी पार्टनर नहीं है दूसरा, सिर्फ अकेली पार्टनर है। अगर ऐसा होता है कि 6 महीने में भी अगर उसने कोई पार्टनर नहीं लाया, तो आफ्टर 6 मंथ्स अगर उसने वैसा किया कंटिन्यू, उसके बावजूद भी कि वो अकेले पार्टनर होने के बाद भी उसे पता है कि वो अकेले बिजनेस कर रही है, अकेले एलएलपी चला रही है, देन इन दैट सिचुएशन आफ्टर 6 मंथ्स वो पर्सनली लायबल होगी। ड्यूरिंग दैट पीरियड, आपको याद होगा तो ड्यूरिंग दैट पीरियड का मतलब क्या है, आफ्टर 6 मंथ्स, जब उसको पता चल रहा है कि वो अकेले बिजनेस कर रही है एंड वो अकेले करने के बाद भी अगर मोर देन 6 मंथ्स हो जाते हैं वो अकेले बिजनेस कर रही है, then yes she is liable। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, वो भी पर्सनली लायबल आफ्टर 6 मंथ्स। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है। अब सेक्शन नंबर 6 के बाद मैंने आपको हमेशा बताया, जो सेक्शन 1 होता है वो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंड एंड सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का होता है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गो अहेड विद द सेक्शन नंबर 2। 1 आपको आपके लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है एंड ऑलरेडी मैंने ये आपको एक्सेल बता दिया था, तो ये टाइमलाइन भी आपका हो चुका है। तो लेट मी फोकस ऑन सेक्शन नंबर 2 पहले। तो सेक्शन नंबर 2 में जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है बॉडी कॉर्पोरेट का, जो कि ऑलरेडी इंक्लूड हमने कर दिया। उसके बाद आते हैं, ट्राई करना कि सेक्शन नंबर 2(1)(d) सेक्शन नंबर के साथ याद रहे। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के बारे में बात करता है बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद 2(1)(e) में बात करी है बिजनेस में, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, बट वो एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर देना जो सीजी बताएगा। मैंने इस पर भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। ट्रेड मतलब गुड्स एंड सेल सर्विसेज, उसके बाद प्रोफेशन मतलब कि जो डिग्री लेकर करते हैं, सर्विस मतलब बिना डिग्री का जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑक्यूपेशन मतलब जॉब वाले लोग। तो ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन और सीजी ने जो बताया है उनको हटा देना। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ देना, एंटिटी छोड़ देना। फाइनेंशियल ईयर इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर हमेशा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम ड्यूरेशन। हाउएवर अगर आपका एलएलपी जो है वो 30 सितंबर के बाद फॉर्म हुआ है, 30 सितंबर के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर, तो आपके लिए सपोज मान लो 1 अक्टूबर 2023 को फॉर्म हुआ है, 2023 को फॉर्म हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो लॉजिकली 31 मार्च आपका 31 मार्च 24 आपका ईयर एंड होना चाहिए फाइनेंशियल। हाउएवर बिकॉज आपने 30 सितंबर के बाद, आफ्टर 30 सितंबर, आफ्टर 30 सितंबर अगर आपने इनकॉर्पोरेट किया है आपका एलएलपी, तो वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 24 ना होते हुए 25 होगा। लेकिन अगर ऑन द 30 सितंबर मतलब 30 सितंबर को ही अगर एलएलपी फॉर्म कर दिया आप लोगों ने, तो फिर आपका अगर 30 सितंबर होगा तो 31 मार्च 2024 ही आपका फाइनेंशियल ईयर होगा एंड। लेकिन अगर 30 सितंबर के बाद कर दिया, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, वेर व्हाटएवर द डेट में भी, जब भी आपका डेट होगा उसके बाद से आपको डेट क्या है, आपको 31 मार्च 25 तक, यानी कि नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद फॉरेन एलएलपी मतलब जैसे इंडियन फॉरेन कंपनी होता है वैसे ही एलएलपी वगैरह एग्रीमेंट करना पड़ता है, इस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। स्मॉल एलएलपी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। स्मॉल एलएलपी का मतलब होता है एक ऐसी एलएलपी जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख क्रॉस ना करे एंड जिसका जो टर्नओवर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख को क्रॉस ना करे। सो 40 लाख एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 25 लाख, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये जो अगले जो उन्होंने 2 और लिखे हुए लिमिट्स है, यानी कि 5 करोड़ एंड 5
50 करोड़। तो ये जो लिमिट्स है ये किस लिए लिखे हुए हैं, ये एज में भी प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बताता है, मतलब क्या रूल्स में बताया जाएगा। कभी भी एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब क्या रूल्स में बताया जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि आपको मैंने समझाया था कि रूल्स जो है वो गवर्नमेंट लाता है, तो उसका जो व्हाट यू कैन से अमेंडमेंट जो है वो बहुत क्विक होता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। तो सेक्शन बोलता है 25 लाख एंड जो रूल बोलता है वो 5 करोड़। मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस 25 लाख को बढ़ा बढ़ाकर 5 करोड़ तक लेकर जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कंट्रीब्यूशन है विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख और 5 करोड़ एज में भी प्रिस्क्राइब में अगर लिखा होगा तो, और सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब जो कि होगा विच शैल नॉट एक्सीड 5 करोड़। एंड टर्नओवर जो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी देखना है, लेकिन ये ध्यान रखना ये करंट ईयर का देखा जाता है कंट्रीब्यूशन, और ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है जब हम बात करते हैं टर्नओवर। तो करंट ईयर मतलब कंट्रीब्यूशन, प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब टर्नओवर। तो आपका कंट्रीब्यूशन 25 को क्रॉस नहीं करना चाहिए एंड जो आपका टर्नओवर है वो 40 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये जो लिमिट्स है ये आपके रूल्स में लिखे हुए हैं, हाउएवर अभी तक रूल्स ने ये अमेंड नहीं किया है, तो आप लोग के लिए यही लिमिट है 25 लाख एंड 40 लाख फॉर एनी एलएलपी टू कंसिडर इट एज अ एलएलपी। आपको हमेशा स्मॉल एलएलपी हमेशा ये देखना है कंट्रीब्यूशन है जो आपका टर्नओवर है। बट ये ध्यान रखना ये दोनों क्या है, एंड वाली कंडीशन है। मतलब अगर ऐसा है सपोज मान लो कंट्रीब्यूशन है एंड टर्नओवर है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 22-23 की, ठीक है, 22-23 में अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ है किसी एलएलपी का और कंट्रीब्यूशन जो था वो कंट्रीब्यूशन था 20 लाख का एंड जो टर्नओवर है वो टर्नओवर है 50 लाख का, तो क्या ये एलएलपी है, स्मॉल एलएलपी? द आंसर इज यस। व्हाई यस? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जो कंट्रीब्यूशन है वो करंट ईयर का देखना है और जो टर्नओवर है वो पिछले साल का देखना है। मैंने कहा ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अगर ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है मतलब पिछले साल जो आपका टर्नओवर था वो तो जीरो था, वो तो जीरो था, तो इसकी वजह से इस साल वो एलएलपी होगा। लेकिन अगर मैं 23-24 की बात करूंगी सेम एलएलपी के लिए तो आपका आंसर नो हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज भले ही चलो मान लो कंट्रीब्यूशन 20 लाख का है, लेकिन और सपोज मान लो कि आपका जो टर्नओवर है वो भी 35 लाख का है, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन करंट ईयर का और टर्नओवर पिछले साल का देखना है, मतलब 20 लाख एंड 50 लाख देखना है, और ऊपर से ये एंड है तो ये 50 ऑलरेडी 40 को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 23-24 का जो ईयर है उसके लिए एलएलपी जो है वो स्मॉल एलएलपी नहीं होगा, ये याद रखना। तो स्मॉल एलएलपी मैंने समझा दिया। उसके बाद बात करेंगे, ये हो गया आपके सेक्शन नंबर 2। 2-1 टी है, 2-1 टा करके मैंने बोला था आपको याद करना, 2-1 टा ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये बेसिकली इतने ही डेफिनेशन थे जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 बात करता है कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म के जो भी सेक्शंस है वो सारे आपके एलएलपी के लिए अप्लाई नहीं होंगे, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर अनलेस एंड अनटिल कुछ और लिखा ना हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी कवर, सेक्शन नंबर 6 वी हैव ऑलरेडी कवर। ट्राई करना कि ए बी सी ऐसे ही लिखो, 1 एंड 2, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2, इसी तरीके से आप लिखो। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 में बात की जाएगी डेजिग्नेटेड पार्टनर की। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है, सबसे पहली बात, डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होनी चाहिए। उसके अलावा ये दोनों के दोनों क्या चाहिए आपको, इंडिविजुअल ही चाहिए, एंड इन 2 इंडिविजुअल में से वन ऑफ द इंडिविजुअल शैल बी रेसिडेंट, एंड जो दूसरा है वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता। तो एक रेसिडेंट मैंडेटरी है, दूसरा रेसिडेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अब ये रेसिडेंट है कैसे डिसाइड करोगे, ये देख के कि जो बंदा रेसिडेंट है वो इंडिया में जो पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब होता ये है कि बच्चा कई बार ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी में जो 120 डेज का क्राइटेरिया है, ओपीसी में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट लिख देता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्लीज मेक श्योर डीपी जब हम बात करेंगे सेक्शन 7 में, तब हम लोग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 120 दिन रहा है तो ही वो डीपी होगा, वरना वो डीपी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा है कि कोई डीपी है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट को एक बंदा नॉमिनेट करना पड़ेगा एज अ नॉमिनेट करना पड़ेगा एज अ डीपी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड नॉट अ इंडिविजुअल और नॉट अ नेचुरल पर्सन, इसीलिए वो नॉमिनेट कर सकते हैं लेकिन वो डीपी बनेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर डीपी बनता है तो उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा कोई ना कोई नेचुरल पर्सन, यूजुअली जो कि डायरेक्टर होता है, एंड अलोंग विद दैट कोई इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल तो वैसे भी बन ही सकता है लेकिन उसमें से एक कंपलसरी रेसिडेंट होना मैंडेटरी है। ये बात करेगा आपका सेक्शन नंबर 7। उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ईजी होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट आपको पता है ये सारे फीचर्स जिसके पे पास होंगे वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा।
परपेचुअल सक्सेशन मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, मतलब ये सारे एसेट्स लाइबिलिटीज एलएलपी की होंगी और मेंबर्स की अलग होंगी। म्यूचुअल एजेंसीज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना म्यूचुअल एजेंसीज में जो एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी के पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ एलएलपी। एलएलपी के जो पार्टनर्स है, लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट, एलएलपी के जो पार्टनर्स है वो एजेंट है। किसके एजेंट है? एलएलपी के एजेंट है। बट वो एलएलपी के जो दूसरे पार्टनर है, ठीक है, सपोज मान लो मैं सपोज बात करती हूँ पार्टनर ए की यहाँ पे, ठीक है, तो एलएलपी का जो पार्टनर ए है, पार्टनर ए इज द एजेंट ऑफ एलएलपी, लेकिन पार्टनर जो ए है वो पार्टनर बी ऑफ एलएलपी में और एक पार्टनर है पार्टनर बी, उसका एजेंट नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर हमेशा एलएलपी का ही पार्टनर जो होता है वो एलएलपी का एजेंट होता है, लेकिन दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा एलएलपी एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीजें लिखी जाती है डिटेल में। यहाँ पर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वैसे ही सारी चीजें आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट 4 थिंग्स। पहला तो जेल में जाना, दूसरा ओथ, तीसरा मैरी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये गेट डाइवोर्स मतलब शादी नहीं करी लेकिन फिर भी डाइवोर्स के बारे में लिख रहा है। पहले शादी नहीं कर सकता तो डाइवोर्स हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी लिखा हुआ है, तो स्पेसिफिकली एलएलपी एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान रखना, एलएलपी एक्ट में आए आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो ये लिखना है। तो शादी नहीं हो सकती, डाइवोर्स भी नहीं हो सकता, एंड एज अ प्रैक्टिशनर आप काम भी नहीं कर सकते। ये 4 चीजें नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकता है। कॉमन सील आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब आपके लिए ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो। जो भी होगा वो कस्टडी में होगा, जो भी ऑफिशियल रहेंगे उनका। और जब भी कभी आपको कॉमन सील लगाना ही कोई भी डॉक्यूमेंट पे, तो जो आपके 2 डीपी है उनके प्रेजेंस में ही आपको वो अफिक्स करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ये भी ठीक है, मैनेजमेंट देखने की जरूरत नहीं। मिनिमम पार्टनर्स 2 चाहिए, मैक्सिमम पे नो लिमिट एट ऑल। इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट्स ओनली के लिए ही ये बिजनेस होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए एलएलपी फॉर्म नहीं हो सकता। सेक्शन 8 फॉर्म करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एलएलपी फॉर्म नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन काम का नहीं, कॉम्प्रोमाइज काम का नहीं, आपके कन्वर्जन काम का नहीं, ई फाइल एमसीए के वेबसाइट पे जाओ, ये भी काम का नहीं है। इसी के साथ ये आपका खत्म हो गया, ये एडवांटेज आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब मैं बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 2 3 मैंने आपको लिटरली याद करवाया था, उसी सीक्वेंस पे हमेशा याद करो। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आपको। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, वो लॉफुल बिजनेस करना चाहिए और उसका मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न अ प्रॉफिट। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो बात करता है वो ये करता है कि आपको ये जो भी अगर 2 और मोर पर्सन है, प्रॉफिट नहीं है और लॉफुल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जो भी आपका जहां रजिस्टर ऑफिस होगा उस स्टेट के रजिस्टर ऑफिसर के पास जाकर आप जो भी प्रिस्क्राइब फी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको सबमिट कर दो। उसके बाद सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 आपको याद होगा, मैं हमेशा ऐसे करवाती हूँ आपसे। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में आपको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में किस किस का स्टेटमेंट है? सबसे पहला तो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट देना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट दो। अब स्टेटमेंट में किसका जाएगा? सीए लॉयर जो कि एंगेज है इन योर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। इसके साथ साथ एंड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, एंड किसका जाएगा स्टेटमेंट? जो भी सब्सक्राइबर्स थे आपके एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके साथ साथ जो भी एक्ट के रूल्स जो भी फॉलो करने हैं, कंप्लाई करने हैं, वो कंप्लाई करो। एंड जो भी मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल है आपके इनकॉर्पोरेशन के, उसके बारे में बताओ। तो आपको याद होगा, तो सेम शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से आपसे रिवाइज करवाती थी, तो आपको वो सारी चीजें याद आ रही होंगी। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 2 और मोर पर्सन, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, रजिस्टर ऑफिस के पास जाकर फाइल कर दो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, स्टेटमेंट देना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में दो। सीएलएलपी जो एंगेज है, उसके बाद सब्सक्राइबर्स है, उसके बाद रूल्स को कंप्लाई करना है, एंड प्रेसिडेंटल इंसिडेंटल। आई जस्ट होप सो आपको इसी स्पीड में और इसी सीक्वेंस में सब कुछ याद हो गया होगा, अलोंग विद सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज एवरीथिंग। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 में मैंने बताया था लिस्ट होगी, नेम एंड एड्रेस से रिलेटेड है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ होम, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर दे देना। फिर डीपी को थोड़ी ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है, तो डीपी का नेम एड्रेस दे दो। फिर एलएलपी का नेम दे दो, फिर एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस दे देना। फिर उसके बाद ये सारी चीजें किस में दोगे? प्रिस्क्राइब फॉर्म में दोगे। उसके बाद प्रपोज्ड बिजनेस करोगे जो भी एलएलपी का है, और सच एनी अदर मैटर। अगर इसमें सबसेक्शन 3 क्या बात करते हैं? अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो या तो फॉल्स है या नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू है, आपको पता है कि ये झूठ है,
तो फिर देखो, या तो झूठ है या तो सच ना है, नहीं है। तो सच ना होने में एंड झूठ होने में फर्क होता है। तो या तो झूठ है या तो सच नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको इम्प्रीजनमेंट होने वाली है 2 साल की, एंड अलोंग विद दैट 10,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। ये किसके बारे में बात करी? ये सेक्शन नंबर 11 के बारे में बात हुई। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 12 की, जो कि बात करता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 12, लेट मी रिवाइज दिस सेक्शन। आई होप सो आपको सेम सीक्वेंस में याद आएगा। क्या लिखा हुआ है? when the requirements given under the clause B and clause C, clause B and clause C of subsection 1 of the section 11 अगर ये comply होता है, मैंने आपको समझाया था, मतलब कौन से clause की बात कर रहे हैं वो B and C, मतलब ये वाले स्टेटमेंट एंड रजिस्टर ऑफिस के पास सबमिशन जो करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर clause B, if the requirements given under clause B, clause C of the subsection 1 of section 11, उल्टा लिखना है आपको, ठीक है, has been complied with, then the registrar shall retain the incorporation document। पहले क्या करो आप? retain कर दो। and unless the requirement imposed in clause A of that subsection, मतलब subsection 1 जो 11(1)(a) की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, मतलब कौन सा? 2 or more lawful business, जो ऊपर जो हुआ वो वाला। तो अगर ये कंप्लाई होता है, देन विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज रजिस्टर ने पहले रजिस्टर कर देने हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ध्यान से समझना, यहाँ पर रिटेन किया है या रजिस्टर किया है, एंड देन गिव द एलएलपी सर्टिफिकेट। एक बात याद रखना, ये ए एंड बी इसी सीक्वेंस में लिखो, उल्टा पुल्टा मत करके आना। मैंने समझाया था क्यों, उसकी वजह है यहाँ पर दिया हुआ रीजन यहाँ पर है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिवाइज सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1, when the requirements given in the under clause B and clause C of the subsection 1 of section 11 has been complied with, then registrar shall retain the document, and unless requirement given under clause A of that subsection, मतलब ऊपर वाला जो subsection 1 है of 11 of that subsection has been not been complied with। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर not लिखा है लेकिन unless भी है, तो 2 no मतलब 1 yes होता है। आई होप सो आपको बेसिक याद आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया था। मतलब क्या, बेसिकली उनको ये समझाना है कि जब तक ए रिक्वायरमेंट, जो क्लॉज ए का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद, सिंपल 11(1) जो ए है वो पूरा ना होने तक, मतलब ही वो पूरा होने के बाद आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। विद इन 14 डेज आपको रजिस्टर करवाना है, एज आरओसी आपको रजिस्टर करवाना है डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें ये लिखा है, अगर ऐसा होता है कि आपको क्लॉज सी में जो स्टेटमेंट फाइल करने हैं, ये स्टेटमेंट वाला क्लॉज है, तो ये जो स्टेटमेंट जो आए हैं सीएस या सब्सक्राइबर के, अगर वो आ जाते हैं, इट इज कंक्लूसिव एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा। कंक्लूसिव नहीं, सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा अगर आपके पास वो रिक्वायर क्लॉज सी के हिसाब से स्टेटमेंट आ जाते हैं तो। और जो भी कभी आपको ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा सेकंड सबसेक्शन का, देन आपको एज अ आरओसी सर्टिफिकेट देना है, जो कि यहाँ पर आप दे रहे हो ना, ये सर्टिफिकेट को आपको ऑथेंटिकेट करना है अलॉन्ग विद द कॉमन ऑफिशियल सील। और जो भी सर्टिफिकेट होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। आई होप सो आपको याद आ रहा है, अलोंग विद द सेक्शन सबसेक्शन सब कुछ, एंड अलोंग विद द क्लॉज ऑल्सो। ये भी वैसे ही लैंग्वेज यूज करना, बिकॉज इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 में सिर्फ ये आपको याद होगा कि सारा कम्युनिकेशन जो भी होगा वो आपको रजिस्टर ऑफिस पर ही होता है। अब ये जो रजिस्टर ऑफिस पर है, तो सबसे पहला नोटिस सर्व जो किया जाएगा, डॉक्यूमेंट जो सर्व किया जाता है, वो पहला मैंने बताया था आपको किस पे, पहले तो किस पे सर्व होने वाला है, एलएलपी पे, पार्टनर पे, डीपी पे। तो 3 लोगों पे, एलएलपी, पार्टनर एंड डीपी पर सर्व होगा। उसके बाद ये किस पे होने के बाद कैसे सर्व होता है, रे 2 तरीके से बताया है कैसे में। पहला तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंडर पोस्ट कर दो, या तो फिर रजिस्टर पोस्ट। तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंडर आपने पोस्ट करना है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से पोस्ट कर दो, या तो फिर आप लोगों ने सीधा रजिस्टर पोस्ट कर देना है, आरडी से पोस्ट कर दो, या फिर कोई भी एनी अदर मैनर जो भी बोला हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ पर भी 3 थे। उसके बाद कहाँ पे आपने सर्व करना है, कहाँ पे, तो रजिस्टर ऑफिस पे। तो ये मैंने आपको इसी तरीके से याद करवाया था, आई होप सो आप लोग को याद होगा। तो सबसे पहला तो आपको सारा कम्युनिकेशन होगा एड्रेस पे, फिर उसके बाद किस पे कर रहा है सर्व डॉक्यूमेंट, एलएलपी पे करो, डीपी पे करो, पार्टनर पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कैसे करना है, तो रजिस्टर अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंडर पोस्ट करो, या तो फिर रजिस्टर पोस्ट करो, या तो फिर कोई एनी अदर मैनर करो। कहाँ करना है, तो रजिस्टर ऑफिस पे आपको ये सेंड करना है। कौन करेगा एक्चुअली ये सब कुछ करेगा आरओसी। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपका कोई रजिस्टर ऑफिस है, वहीं पर सारी कम्युनिकेशन होती है बाय आरओसी। लेकिन अगर आपने आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दिया,
तो जहां से भी आप चेंज कर रहे हो उस आरओसी को बता दो भाई हम हमारा रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लोगों के लिए 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी होगा टिल द टाइम यू कंटिन्यू विद द डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू, लेकिन ये ध्यान रखना ये सब्जेक्ट टू 50,000 है। मैंने इसका केस भी करवाया था कि आपसे पेनल्टी का सम सॉल्व करवाया है। आई होप सो आपको ये अब इसकी पेनल्टीज तक याद हो गई होंगी। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 2 3। 1 में बोला है ऑल कम्युनिकेशन, 2 में बोला है किस पे, कहाँ पे और कैसे। उसके बाद 3 में बोला अगर चेंज किया तो क्या होगा, और चौथे में बोला है कि पेनल्टी होगी तो क्या होगा। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 14 है वो बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि सेम आपको सीयू करके आपको केस भी फाइल कर सकते हो, आप पे कोई केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग, तो मैंने आपको बताया था ये आपको जिस भी तरीके से याद करना है AOHDD, मैंने जैसे आपको याद करना है आप करो एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी होगी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैसी भी हो सकती है। ये ऐसे का ऐसा आपको याद होना चाहिए। अगर सेक्शन 14 पे आया क्वेश्चन तो ट्राई करना ये डायग्राम ऐसे का ऐसे छाप के आओ, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास कॉमन सील होना चाहिए और वो सब कुछ आप कर सकते हो या सफर आपके साथ होगा जो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट सफर करता हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 15। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 हो गया, 15 के बारे में बात करेंगे लास्ट 3 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1, पहले तो 15 16 17 सारे नेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो 15 में पहला क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 में लिखा है या तो आप LLP ऐसा पूरा लिखो या तो एक्रोनिम लिख दो LLP। उसके बाद दूसरा, अगर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि आपने जो भी नाम लिया है दैट नेम इज अनडिजायरेबल or that name is identical or too nearly resemble with the name of any other LLP company or any other trademark। तो LLP कंपनी या फिर कोई भी अदर ट्रेडमार्क के हिसाब से, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के हिसाब से आपका जो नेम है वो रिसेंबल करता है, टू नियरली रिसेंबल करता है या आइडेंटिकल है, देन अगर और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा। ये कहाँ लिखा है, 15 में लिखा है। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 में लिखा है रिजर्वेशन ऑफ नेम। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नाम के लिए आप मतलब सबमिट करने जाता है एप्लीकेशन टू द ROC, तो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म देना है, प्रिस्क्राइब मैनर में देना है और प्रिस्क्राइब फी देना है। तो मैनर, फॉर्म, प्रिस्क्राइब फी, ये सब कुछ देने के बाद या तो आपका नाम, आपको जो भी नया LLP है तो आपका जो भी नया नाम है वो दे दो, या तो फिर अगर आपने कोई नेम चेंज करना है तो वो जो भी नया नाम है वो दे दो चेंज करने के लिए, पुराना और पुराने से नया नाम। तो आपको ये दोनों चीजें, नेम ऑफ द प्रपोज्ड LLP एंड द नेम और टू विच द LLP propose टू चेंज इट्स नेम, आपको ये दोनों भी सिचुएशन में आपको नाम देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए आपको फॉर्म, फी एंड प्रिस्क्राइब मैनर में आपको ROC के पास जाना है। अगर ऐसा होता है कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है 15 के सबसेक्शन 2 के, मतलब ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ना, ये वाला, ये अगर पूरा हो गया ना, ये पूरा हो गया, तो जब भी कभी आपको ROC, इंटीमेशन बाय ROC होगा, इंटीमेशन टू ROC नहीं है, इंटीमेशन बाय ROC। जब भी आपने ROC के पास डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अब ROC आपको इंटीमेट आके करेगा कि हमने आप लोग के लिए जो नाम है, जो भी आपने बताया था वो रिजर्व करके रखा है। तो जब भी ROC बताएगा इंटीमेटेड बाय ROC, वहां से 3 महीने के लिए आपका जो भी नाम होगा वो रिजर्व करके रखा जाएगा। एंड आखिरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन द नेम ऑफ LLP। मैंने इसके लिए आपको एक टाइमलाइन दिया था, आई डोंट हैव दैट टाइमलाइन बट इट्स ओके, आई रिवाइज, मतलब आप लोग रिवाइज कर लेना आपके टाइमलाइन से। सबसे पहले तो ये बात समझो कि आपका कोई भी नाम ये तो स्टार्ट करता है हमेशा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। प्लीज ट्राई, अगर सेक्शन 17 पे क्वेश्चन आया तो पहला लाइन तो एटलीस्ट आपका ऐसे का ऐसा है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 15 एंड 16, मतलब रिजर्वेशन ऑफ नेम या अनडिजायरेबल, वो जो भी है 15 16 वो सब भाड़ में जाए। फिर चाहे वो अनजाने में जाए, इन एडवरेंस, थ्रू इन एडवरेंस मतलब अनजाने में, जाने अनजाने में, कैसे भी कुछ भी हो जाए, 15 16 में जो भी लिखा है उसको भाड़ में जाने दो। अब मैं जो बोलूंगा वही होगा, आई एम द बॉस। अब ये आई एम द बॉस में क्या बोलता है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि गलती से ROC ने आपको ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया, उस नाम से दे दिया, उस ट्रेडमार्क से दे दिया जो कि एक्चुअली दूसरे कंपनी से, LLP से, ट्रेडमार्क से रिसेंबल है, बाय मिस्टेकली आपको वो मिल गया, आपका सर्टिफिकेट मिल गया। तो अभी सपोज मैंने, आपको याद होगा तो मैंने एग्जांपल दिया था रिलायंस का, याद है, मेरा जो था वो रिलायंस था और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी मोटा भाई का है ही। तो मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस कर दिया बस, तो स्पेलिंग में बस ऐड कर दिया, बट मेरे रिलायंस का फायदा, जो गुडविल का जो है वो फायदा मुझे हो रहा है रिलायंस के नाम की वजह से, तो मेरा नाम तो आइडेंटिकल था। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या हो जाएगा, ऑन द एप्लीकेशन
तो जो भी मोटा भाई क्या करेंगे, मोटा भाई अप्लाई करेंगे, किसे अप्लाई करेंगे, किसे अप्लाई करोगे आप, सीजी को अप्लाई करोगे। मतलब मोटा भाई सीजी को जाकर बताएगा कि सीजी देखो ये मेरा नाम जो है उसने मेरे कंपनी के नाम के साथ या ट्रेडमार्क के साथ सिमिलर नेम लिया है। तो जय क्या होगा, सबसे पहला तो आपका सपोज मान लो इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा या तो नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद 3 साल का टाइम है मोटा भाई को आर सीजी के पास जाकर कंप्लेन करने का कि सीजी इनको बोलो डायरेक्ट करो कि नाम चेंज करे, किसे, मेरे कंपनी को या मेरे एलएलपी को बोलो कि नाम चेंज करे। क्यों? क्योंकि मोटा भाई के नाम के साथ मैच होता है। उसके बाद जब सीजी को बता दिया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 3 साल का ही टाइम है कोई भी प्रोपराइटर को। ये कहाँ लिखा है, ये नीचे लिखा है, यहाँ लिखा है, सिर्फ 3 साल का ही टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मोटा भाई को अंडर एलएलपी एक्ट। बाकी एक्ट अलग बोलते हैं, लेकिन बाकी एक्ट के अंडर जाओ, लेकिन एलएलपी एक्ट सिर्फ 3 साल का टाइम देगा। फिर उसके बाद सीजी देखेगा, चेक वेक करेगा, फिर सीजी डायरेक्ट करेगा। किसे डायरेक्ट करेगा, रे मेरे एलएलपी को, रिलायंस को डायरेक्ट करेगा कि आप नाम चेंज कर दो। जैसे ही सीजी ने मुझे डायरेक्ट कर दिया, मेरे पास 3 महीने का टाइम है टू चेंज माय नेम। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, या तो मैं चेंज करूंगी या तो मैं चेंज नहीं करूंगी। अगर मैंने चेंज नहीं किया तो सीजी को जो नाम चाहिए, सीजी को जो नाम चाहिए, सीजी को जो भी नाम चाहिए वो अलॉट कर देगा नया नाम। बाद में जाकर आप चाहो तो सीजी प्रिवेंट नहीं करेगा, आपको वापस चाहिए आप वापस नाम बदल लेना। लेकिन आपने नई डायरेक्शन पूरा किया 3 महीने में, तो सीजी को जो चाहिए वो नाम दे देगा। अगर ऐसा होता है कि सीजी ने नाम चेंज, अगर आपने नाम चेंज कर दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा करती हूँ, यहाँ पर नहीं किया तो सीजी अलॉट कर देगा न्यू नेम, उसके हिसाब से आपको याद होगा तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा था, तो नया नाम अलॉट हो जाएगा। और या तो फिर आप चेंज कर दोगे। अगर आपने चेंज किया, सपोज मान लो आपने चेंज किया, तो जब भी आप लोगों ने चेंज किया है आपका नाम विद इन 3 मंथ्स, जैसे ही आपका नाम चेंज होगा आपको आरओसी के पास जाना है। आरओसी को बताना है सीजी का जो भी ऑर्डर आया था, जो भी आपका न्यू नेम है वो भी लेकर जाना है। 15 डेज में जाना है, जब भी आप आपका नाम चेंज कर दोगे। 15 डेज में जाने के बाद आरओसी के पास टाइम होगा टू क्रॉस चेक। उसके लिए कोई डेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने हिसाब से चेक करेगा। फिर उसके बाद वो आपको नया सर्टिफिकेट भेजेगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास आएगा। फिर जैसे ही वो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, उसके बाद 30 दिन का टाइम है आपको आपके एलएलपी अग्रीमेंट में जाकर आपका नाम चेंज करना है। ये पूरा हो गया आपका टाइमलाइन। ये अच्छे से मैंने ड्रॉ करवा के दिया था लेक्चर में, बट इट्स ओके। अभी आप लोग को आई होप सो रिवाइज हो गया होगा पूरा सेक्शन नंबर 17 इन वन टाइमलाइन। तो ये पूरा हो गया आपका सेक्शन नंबर 17। इसके बाद जो डिस्टिंग्विश है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी रिवीजन सेक्शन में, आप लोग याद कर लेना, कोई डिफिकल्टी लेवल उसमें है नहीं। इसी के साथ ये सेक्शन हम लोग, ये पूरा जो सेशन था ये मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।